नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। रिमझिम कक्षा 5 कंप्लीट हम आपको करा रहे हैं। इससे पहले हमने इसके आधे चैप्टर देख लिए थे पूरी बुक के। यदि पहला पार्ट आपने इसका नहीं देखा हो, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। कक्षा 5 के लिए जो आपकी पाठ्य पुस्तक है रिमझिम, इसमें हमने स्टार्टिंग के जितने भी चैप्टर देख रहे हैं सब पढ़ चुके हैं हम। कहाँ तक पढ़ चुके हैं हम? चैप्टर नंबर आपका 10, एक दिन की बादशाहत तक, यहाँ तक देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में 11 से लेकर के आपके चैप्टर नंबर 20 तक, वही 18 के अंदर सबके अंदर भी एक एक चैप्टर दे रखा है ना, कुछ पोएम्स दे रखी हैं। ये पूरा हमारा यहाँ पर चैप्टर जो है वो खत्म होने के साथ पूरी क्लास 5th आपकी समाप्त हो जाएगी। प्रश्न पूछने का जो तरीका है केवीएस के एग्जाम में, वो लाइन टू लाइन भी आ रहा है, चैप्टर के नाम से रिलेटेड भी आ सकता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, ज़्यादा नंबर यहाँ से अगर पूछे जा रहे हैं तो आपको शॉर्ट में नहीं, कहानी को समझ लेना है। तो स्टार्ट करते हैं चावल की रोटियां नाटक से। यहाँ पर सबसे पहले इसमें कोको नाम दिया गया है, नीनी नाम दिया गया है, तिनसु नाम दिया गया है, मिमी नाम दिया गया है और ऊबा तुन करके। तो जो कोको नाम है वो 8 साल के एक बर्मी लड़के का है, कुछ मोटा है वो थोड़ा सा, और उसकी विशेषता को लेकर के लिखा है। नीनी जो है वो 9 साल का बर्मी लड़का है, जो कि कोको के दोस्त है। 8 साल का बर्मी लड़का तिनसु है, जो कि कोको का दोस्त है। मिमी जो है वो 7 साल की बर्मी लड़की है, जो कि कोको की दोस्त है। और ऊ बातुन जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगा करके कर सकता है। अब यहाँ पर मेन जो कैरेक्टर है वो कोको है, क्योंकि आप देख रहे हैं बाकी सभी कैरेक्टर इसके दोस्त हैं। तो कोको, नीनी, तिनसु, मिमी ऐसे करके आपको दे रखा है। यहाँ पर कमरे की स्थिति को लेकर के बताया गया है। एक सादा कमरा है, दीवार पर बांस की चटाइयाँ हैं, फूलदान रखा है, चाय की केतली, ये जो साइड में देख रहे हैं ना, इस तरीके से है। कोको जो है वो माता-पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती हैं, मुझे घर की देखभाल करनी है। हूँ, देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। साइड में कोको की पिक्चर देख सकते हैं। तो वो अलमारी की तरफ जाता है, उसको खोलकर देखता है कि तस्तरी निकालकर चावल की 4 रोटियाँ रखी हुई हैं। तो जो खास-खास चीज़ें हैं उस पे थोड़ा-सा ध्यान रखना है आपको। होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराती हैं। कोको, आहा मजा आ गया, चावल की रोटियां मेरे मनपसंद चीज। वो पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। कोको, आज तो डट कर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। नीनी वहां पर आती है। कोको, ए कोको, दरवाजा खोला खोलो, मैं हूँ नीनी। कोको गजब हो गया, ये तो भुक्कड़ नीनी है। इसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। अब नीनी, दरवाजा खोलो। कोको, तुम क्या कर रहे हो? इतनी देर क्यों लगा दी फिर से? कोको, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊं? रेडियो की तरफ देखकर मैं तस्तरी को रोटी जो रेडियो बज रहा था, बज नहीं रहा था, रेडियो जो है उसके पीछे जो है वो छिपा दूंगा। जोर से, अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको। कोको ने रिप्लाई किया। कोको, आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आ जाती है। नीनी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? कोको, कुछ खास नहीं, अभी अभी नाश्ता किया है, मुंह धोने लगा था। सुबह सुबह कैसे आना हुआ? इन्हीं, क्या ये मत कहना कि तुम भूल गए, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। नीनू, वो खराब है इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगी। और ये रेडियो के पीछे क्या छुपा कर आया था? वो चावल वाली रोटी है। अब नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। नीनी कहता है कि रेडियो उठाकर यहाँ ले आओ ताकि हम आराम से लेट लेटे लेटे सुन सके हम। तो कोको कहता है, नीनी हमारे रेडियो भी कुछ खराबी है। नीनी, आओ कोशिश करके देखें, मैं उठा कर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगती है। अब कोको, नहीं नहीं नहीं, तुम इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाती है। नीनी, मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं वह खबर जरूर सुनना चाहती हूँ। तिनसु के घर जाता हूँ, तुम आओगे? तो ये तीसरा कैरेक्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर स्टार्टिंग में हमने बताया। कोको, नहीं नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर जो है वो निकल जाता है। अब कोको जो है वो गहरी सांस लेकर कि चलो भैया, बच गए बाल बाल, नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे। तो कोको जो है वो तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है, और तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक सुनाई देती है। अब कोको कहने लगा, ले तस्तरी उसने नीचे रखी, अब पता नहीं कौन सा फिर आ गया। तो फिर देखता है मिमी। कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूँ मिमी। अभी कौन आया था? अभी नीनी आई थी। ध्यान रखिएगा, ऐसे थोड़ा सा नीनी को नानी से याद रखिए, मिमी को मम्मी से याद रखिए। फिर मिमी आई। तो कोको, बाप रे, ये तो मिमी है। ये चावल की रोटियां मेरी
ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब उसको ही कह रहा है कि मिमी को चावल की रोटियाँ मेरी तरह बहुत अच्छी लगती हैं और हमेशा भूखी रहती है, मुझे रोटियाँ छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? तो वहाँ तो कुछ खाने की चीज़ें ढूँढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। मिमी फिर दरवाज़ा खटखटाकर, "कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो?" अब कोको कहाँ छुपाऊँ, कहाँ छुपाऊँ? तो कमरे के चारों तरफ देखकर उसने फूलदान के अंदर उसे छुपा दिया। पहले कहाँ छिपाया था? रेडियो के पीछे, अब फूलदान के अंदर। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाजा खोलता है। मिमी कागज में लिपटा बंडल लेकर आती है, कमरे में आती है। मिमी दरवाजा खोलने में इतना लेट क्यों कर दिया? कोको, मैंने कभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। अब मिमी, मुझे अभी भी तुम्हारे पिता माता मिले थे। तुम्हारी माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा, तब तक कोको बोला, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची? कोको, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए, पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी, बहुत बुरी बात है, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ भी तुम्हारे लिए लाई थी, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता होगा। अब मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है, ये उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रख देती है मिमी। और ये क्या लेकर के आई है? ये जो है पापड़ लेकर के आई है। इसके पापड़ हैं, केले के पापड़ हैं। मिमी जो है गरमा-गरम है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है, मिमी ने कहा, और तुम कुछ खा भी नहीं सकते अब। कोको पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेरकर, स्वागत। मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। तो मिमी एक पापड़ उठाकर, इन्हें क्या निगलने के लिए चाय है? मिमी पूछती है कोको से। कोको, हाँ हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा करके ले आता है। अब मिमी एक कप में चाय डालती है और, मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, तुम्हारा तो पेट भरा था। कोको कहता है, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मिमी का ये गुड़गुड़ ना सुनाई दे। मिमी कहती है कि पापड़ खाते हो, ये कैसी आवाज है? कोको कहता है, कैसी कैसी आवाज की बात कर रहे हो? मिमी, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज आ रही है, फिर हुई, सुना तुमने? कोको कहता है, ये हमारे घर में चूहा घुसा है, वही आवाज कर रहा होगा। दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। कोको कहता है, कौन है? तिनसु यहाँ पर फिर से आता है, मैं हूँ तिनसु। अब कोको उठने लगता है। स्टार्टिंग में सारे कैरेक्टर में तिनसु हमने बताया था 8 साल का बर्मी लड़का है, कोको का दोस्त है। नीनी की हम बात कर चुके हैं, 9 साल का बर्मी लड़का कोको का दोस्त है। नीनी जो है आपका रेडियो जो है वो आया था, जिसके पीछे रोटी इन्होंने छुपाई थी रेडियो के। उसके बाद आपकी मिमी आई जो कि पापड़ लेके आई, अब तिनसु आया है। तो तिनसु जो है वो आता है, मिमी कहता है तुम बैठ रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत बहुत भरा है, मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ। तो मिमी दरवाजा खोलती है, तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आ रहा है तिनसु करके, ये आपका गेट खोलने जा रही है, ऐसे आप थोड़ा सा इसको पिक्चराइज करके याद रखिएगा। तिनसु कहता है, आहा मिम्मी भी यहाँ है, मिम्मी आओ तिनसु। मेज के पास वो भी बैठ जाते हैं। हेलो का कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको, हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के पास आकर बैठ जाते हैं। अब जो मिमी है वो तिनसु, वह तो ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली, मिमी बताती है उसको, तिनसु को। तिनसु कहता है केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा केले के पापड़। तो मिमी कहती है, मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा है तो तुम इन्हें जो है वो खा लो और मेरी मदद करो इसको खत्म करने में। अब तिनसु, नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गाँव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती हैं। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है और मिमी कप देकर, ये लो चाय के साथ खाओ। चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती है जो इस वक्त में आ गया। अब कोको जो है तुम्हारी खुशकिस्मती है और मेरी बदकिस्मती, ऐसे वो मन में सोचता है। अब यहाँ पर मिमी भी पापड़ खा रहा है, तिनसु भी पापड़ खा रहे हैं, तो दोनों खा रहे हैं और मिमी जो है दूसरा पापड़ उठाती है। मिमी, ये लो तिनसु एक और खाओ। तिनसु, नहीं नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफी है। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगा। एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। अब तिनसु, तुम जोर डालती हो तो खा लेता हूँ। कोको, चलो मेरे लिए एक पापड़ तो छोड़ दिया, मैं भूख से मारा जा रहा था। यहाँ पर लिखा ना कि एक कोको खा लेगा बाद में शाम को। अब तिनसु भी कहता है ये आवाज कैसी है? तो मिम्मी बताती है एक बड़ा चूहा घुस गया है। कोको कहता है वही वही यह आवाज करता है। तिनसु, ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। अब तिनसु ने कहा, और ये दोनों पापड़ जो है वो खत्म कर देते हैं। अब मिमी क्या है, अच्छा ये फूल कैसे हैं?
पूछती है तिनसु से। तो तिनसु कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया, मेरी माँ ने कहा था कि कोको की माँ ने कल फूल एक दुकान से फूलदान खरीदा था, उन्होंने फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है और अलमारी के ऊपर फूलदान उसको दिख जाता है। फूलदान कहता है, वो रहा अलमारी पर, मम्मी मुझे दो, मैं फूलदान में रख देती हूँ। तिनसु उसके हाथ में फूल देता है और उठने लगता है। कोको, नहीं नहीं मिमी। मिमी कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको कहता है, अरे ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी वो एक फूल देखती है ना तो उनकी जिसमें फुंसियां निकल आती हैं। तिनसु, ओह मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको कहता है, चैन की सांस लेकर चलो, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। फिर दरवाजे पर कोई आता है। कोको कहता है, कौन? अब ये आता है ऊ बा तुन करके, मैं हूँ दुकान का मैनेजर ऊ बा तुन। अब मिमी कहता है कोको से कि तुम मत उठो कोको, मैं खोल देती हूँ दरवाजा। कोको, यही मिमी ने दरवाजा तब भी खोला था जब तिनसु आया था। तो फिर और बोलती है, अभी आई उबातुन चाचा। अब उबातुन नीला फूलदान लिए होता है हाथ में। उबातुन, हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर लगता है छोटी छोटी पार्टी चल रही है। मिमी कहता है, आओ ना चाचा, आओ बैठो तुम भी। तो मिमी कहती, चाय लेंगे आप? उबातुन कहता है, नहीं कोई ऐतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को दे देती है। अब उबातुन जो है वो चाय पीता है, कहता है, क्या मजेदार चाय है। और तिनसु, चाचा अपना नाश्ता कर लिया है? तिनसु पूछता है, चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? तिनसु वही है जो आपका फूलदान के लिए फूल लेकर आया था। तो उबातुन कहता है, अभी नहीं किया है, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर जाकर के चाय पीऊंगा। तो मिमी कहते हैं, चाय की दुकान पर ले जाने की क्या जरूरत है, आप ये पापड़ ही जो है वो खा लीजिए। अब उबातुन, लेकिन तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तो तिनसु कहता है, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है और कहता है। अब उबातुन कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये आवाज कैसी है? तिनसु, ये चूहे की आवाज है, अक्सर ये आवाज आती रहती है। तो उबातुन भी यही कहता है कि किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। उबातुन, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको कहता है, कुछ नहीं चाचा, मैं तो ठीक ही हूँ। मिमी कहता है, उसका पेट बहुत भरा हुआ था, नाश्ता बहुत डटकर किया है। वो मिमी जो है उबातुन को बता देती है। अब उबातुन जो है, कोको तुम्हारी माँ जो है हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देख के कहता है, हाँ वो रहा फूलदान। तो कोको कहता है, क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातुन कहता है, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस टाइम मेरे पास था नहीं वो कलर, तो मैं वो गुलाबी जो है वहां ले गई थी दुकान से। अब नीला फूलदान मिल गया तो मैं उसके बदले लाया हूँ। अब उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है, उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन कहता है कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी, मैं तो चला, शुक्रिया और गुड बाय। अब मिमी, तिनसु, ये चाचा गुड बाय करती हैं, तो कोको गुड बाय चाचा करता है और गुड बाय मेरी चावल की रोटियां। और ये कोको जो है चावल की रोटियों को भी देखिए गुड बाय कर रहा है। तो ये जो है पी ओंग खिन करके अनुवाद मस्त राम कपूर ने किया है। तो ये जो कैरेक्टर आपने देखे 4-5 इसमें है, क्वेश्चन इन कैरेक्टर से बनेगा। ये पूरी कहानी हमने आपको इसीलिए सुनाई है ताकि इनके कैरेक्टर्स आपके दिमाग में घुस जाएं। यहाँ से चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कोको वाले से, जैसे माँ ने कोको के लिए किस चीज की रोटी बनाई थी, चावल की रोटियां, कितनी रोटियां, 4 रोटियां। तिनसु अपने साथ क्या लाया था, फूलों का गुच्छा लाया था। दुकान के प्रबंधक का नाम क्या था, तो ऊ बातुन करके था। और उसके कितने दोस्त थे, तो टोटल 3 दोस्त थे हमने देखे, एक तो दुकानदार था, चौथा वो अलग था। कोको कितने साल का था, तो कोको 8 साल का था। ऐसे करके क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। इन सबके आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपने पूरी कहानी जो है वो अच्छे से समझ ली होगी, पढ़ ली होगी। और अगला चैप्टर देखते हैं, बिना जड़ का पेड़। तो अगला चैप्टर हमारा है बिना पेड़ जड़ का पेड़। राजा के दरबार में एक व्यापारी जो है वो संदूक के पास पहुंचा, संदूक के साथ पहुंचा। उसने गर्व से कहा कि महाराज, मैं व्यापारी हूँ और बिना बीज और पानी के पेड़ उगाता हूँ। किसने कहा? एक व्यापारी ने कहा, आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूं, लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी है, इसलिए पहले मुझे कोई ये बताए कि इस संदूक में क्या है। अगर ये बता देगा कोई, आपके यहाँ चाकरी करने को मैं तैयार हूँ। तो ये जो है व्यापारी संदूक लेकर के आया और उसने ये भी एक चैलेंज दिया कि बिना बीज और पानी के वो जो है वो पेड़ उगाता हूँ। पर साथ ही उसने ये भी कहा, एक अद्भुत उपहार, संदूक में क्या है जो बता देगा तो मैं आपके यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब सभासद, पंडित, पुरोहित, ज्योतिषी इनकी ओर वो देखने लगे, लेकिन उन लोगों ने सिर झुका लिए। कौन देखने लगा? राजा। अब सभा में गोनू झा ये भी उपस्थित था। उन्हें इसकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा, तो अन्यथा दरबार की जग हंसाई होती, तो इसलिए उसने सोचा कि लोग हंसेंगे। तो गोनू झा ने विश्वास पूर्वक कहा,
कि मैं बता सकता हूँ कि संदूक में क्या है, लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का टाइम चाहिए और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहाँ ठहरना होगा। संदूक बदला ना जाए और इसकी निगरानी के लिए हम रात भर जगे रहेंगे और व्यापारी चाहे तो पहरेदार भी रखवा सकते हैं, ये व्यापारी की मर्जी है। सभी इस चीज को लेकर के मान गए और व्यापारी गोनू झा के यहाँ जो है वो चला गया। व्यापारी जो है वो गोनू झा के यहाँ गया है, ध्यान रखिएगा। रात भर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे। रात जो है वो काटनी थी, इसलिए किस्सा कहानी जो है वो भी आपका चलता रहा। तो रात काटनी थी वहां पर जहां दोनों लोग रुके थे, इसलिए किस्सा कहानी भी चलता रहा। बातचीत के क्रम में व्यापारी ने कहा कि मैं बिना बीज पानी के पेड़ उगा सकता हूँ। गोनू झा ने कि भाई कुछ दिन पहले मुझे एक व्यापारी मिला था, उसने भी यही कहा था, बिना बीज पानी के पेड़ उगाता हूँ, पेड़ों में भांति भांति के फूल खिलते हैं और वो भी रात में। क्या आप भी रात में पेड़ उगा करके भांति भांति के फूल खिला सकते हैं? तो उसने अहंकार से कहा, क्यों नहीं, मेरे पेड़ रात में भी अच्छे लगते हैं और उनके रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। तो ये सुनते ही जो गोनू झा था उसकी आंखों में चमक आ गई और वो निश्चिंत हो गए। दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए। गोनू झा ने जेब से कुछ आतिशबाजी निकाल करके छोड़ी। ये यहाँ पर देख रहे हैं, आतिशबाजी टाइप का एक डिब्बा पकड़े हैं। तो जो सभासद थे वो झुंझला गए। महाराज की भी आंखें लाल पीली हो गई और कहा, गोनू झा ये क्या बेवक्त की शहनाई बजा दी, सभा का सामान्य शिष्टाचार भूल गए हो क्या? अब गोनू झा ने कहा कि वातावरण को सहज करते हुए कहा कि महाराज सबसे पहले धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। इसी में व्यापारी भाई के रहस्यमय प्रश्न का उत्तर जो है वो छिपा हुआ है। अब इसमें बिना जड़ के भांति भांति के जो रंग हैं उनमें फूल खिलते हैं। उसने क्या कहा कि इसमें बिना जड़ के भांति भांति के रंग में फूल जो है वो खिलते हैं। व्यापारी जो है वो चौंक गया। उसने सहमते हुए कहा कि महाराज इन्होंने मेरे गूढ़ प्रश्न का उत्तर जो है वो दे दिया है। किसको बात कर रहा है? वो उस संदूक की बात कर रहा था। व्यापारी भाई के रहस्यमय प्रश्न का उत्तर जो है इसी में छुपा हुआ था और उसने बताया कि इसमें ही बिना जड़ के भांति भांति के रंग, मतलब जब आतिशबाजी होती है ना तो आप देखते हैं फूल खिलते हैं और वही आपका, उसमें कोई जड़ तो होती नहीं है, तो उस टाइप से रंग बिरंगे फूल आपको खिलते हैं। सेम चीज उसने कहा कि ये जो आपका बक्सा है, संदूक था जिसके बारे में बताना था, उसमें भी आतिशबाजी है। तो व्यापारी जो है वो चौंक गया। उसने कहा कि हाँ महाराज इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है। फिर उसने विस्मय पूर्वक गोनू झा से पूछा कि आपने ये कैसे जाना कि इसमें आतिशबाजी है? अब गोनू झा ने सहजता से कहा, व्यापारी जब आपने ये कहा कि बिना बीज पानी के पेड़ उगते हैं और उनमें भांति भांति के फूल खिलते हैं, तब तक तो मुझे संदेह रहा, परंतु मेरे पूछने पर आपने ये कहा कि रात में भी आपकी ये फसल अच्छी लगती है, तब जरा भी संशय नहीं रहा, क्योंकि इसमें आतिशबाजी छोड़ कुछ और अन्य सामान आपका नहीं होगा। अब व्यापारी मायूस हो गया। राजा ने कहा, व्यापारी आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र हैं, पर अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों का मनोरंजन कीजिएगा और अगर प्रशंसनीय रहा तो आपको पुरस्कार भी दिया जाएगा। अभी पुरस्कार के तो हकदार भैया गोनू झा हैं। तो ये वीरेंद्र झा जो हैं, इनकी ये कहानी है। वो कैरेक्टर में जो सबसे मेन था वो गोनू झा है। कहानी अच्छी लगेगी, कैरेक्टर सब याद रखिएगा कि गोनू झा कैरेक्टर किस कहानी से संबंधित है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो कैरेक्टर्स से बन रहे हैं। अगला आपकी एक पोयम है, कविता है, गुरु और चेला करके। तो यहाँ पर आपसे लिखा है कि गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना धेला, चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी, मिली एक ग्वालिन धरे शीस गगरी। ग्वालिन गांव में जाते ना सर पे मटका रखे हुए। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ने भग रही, बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। कहाँ बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले ही हो यहाँ आज पंडित, यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। गुरु ने कहा, जान देना नहीं है मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, न जाने की अंधेर हो कौन छन में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। गुरु ने यह भी कहा, किंतु चेला ना माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँ मोटा अकेला, सोचता हूँगा मोटा अकेला। चल हाट का देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला, टके शेर हल्दी टके शेर जीरा,
टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा, सब्जी वाला होता है ना। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई चमक दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार जिसने किसने गिराया। कहा संतरी ने महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा करतब, ये दीवार कमजोर भी बनी थी, इसी से गिरी या ना मोटी घनी थी। इसके अलावा इसमें और भी है कि खता कारीगर की महाराज साहब दीवार गिरी उसको लेकर, ना इसमें खता मेरी ना मेरा करतब, बुलाया गया कारीगर को झट से, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, और खता इसकी है आज इसकी इसको सजा कजा दो। अच्छा, कहा कारीगर ने जरा की ना देरी, महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी, ये भिस्ती की गलती है उसकी शरारत, गारा गीला उसी की ये है गफलत। मतलब वो जो मिलाया जाता है ना सीमेंट और बालू मोरंग, तो उसी को ही गड़बड़ बनाया, उसको लेकर के उसने अपना जो गलती थी उस पर टाल दी। तो कहा राजा ने जल्द भिस्ती को बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्दी फांसी चढ़ाओ। चला आया भिस्ती कुछ हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी, ये गलती है इसने मशक को बनाया, कि ज्यादा ही इसमें था पानी समाया। अब इन्होंने मशक को जो पानी मिलाने वाला है उसको यहाँ पर दोष दे दिया। अब मशक वाला आया हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी, ये मंत्री की गलती है मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत उन्हीं की हिमाकत। अब बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती है ना मेरी ये गलती बिरानी। उसके अलावा हे मंत्री की गलती, तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। अब मंत्री को लेकर जल्लाद फौरन वहां पहुंचा, तो चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। मगर मंत्री था इतना दुबला पतला कि गर्दन में फांसी का फंदा था आता, जैसे ये साइड में आप देख रहे हैं ना कि इतना पतला सा था। कहा राजा ने इसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। अब चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। ये देखिए हलवा खा रहा है। तो कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। अब बहुत खुश हो गया ये चला चेला, कहा आज तो न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। अब यहाँ मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। अब कहा चेला ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप ना बकबक मचाओ। अब मगर था ना बुद्धू ना चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहां पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में फांसी चढ़ाओ। ये चालाक था। तो गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगा फिर गुरु और चेला, मचा इनमें धक्का बड़ा रेल पेला। अब गुरु ने फांसी पर कहा मैं चढ़ूंगा, चेले ने कहा मैं मरूंगा। हटाए ना हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए ना छुटते लड़े ऐसे दोनों। बढ़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात जो है वो क्या है। तो चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, वही राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, या संसार का छत्र उस पर तनेगा। तो कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, और इसी दम फांसी पर मैं ही टकूंगा। तो फिर चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, और थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। तो ये सोहन लाल द्विवेदी जी की है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां, आपको पढ़ने में बेहद आनंद आया होगा। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन जरूर करेंगे, क्योंकि पोयम में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो जरूर आपको पता होना चाहिए। जैसे टका पुराने जमाने का सिक्का था, अगर आजकल सब चीजें 1 रुपए मिलने लगेंगे तो इसमें किस तरीके के फायदे नुकसान होंगे। तो आप कह सकते हैं गरीबों का फायदा होगा ना, उनको हर चीज खरीदने को मिल जाएगी। अमीर गरीब का जो भेद है वो खत्म हो जाएगा। नुकसान बाजार जो मंद पड़ता जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा।
अगला है भारत में कोई चीज खरीदने बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है, बांग्लादेश में टके का होता है। रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्रा हैं। नीचे देश की मुद्राएं दे रखी हैं, जैसे सऊदी अरब जो है ये आपकी दीनार यहाँ पर मुद्रा चलती है। जापान में जो है आपका येन मुद्रा चलती है। फ्रांस में आपका यूरो मुद्रा चलती है। इटली में आपका जो है वो यूरो मुद्रा चलती है। इंग्लैंड में आपका जो है वो पाउंड मुद्रा चलती है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। आगे इसमें लिखा है कि इस कविता का कहानी अपने शब्दों में लिखो। तो इस प्रश्न में आप तो कहानी का सारांश लिख सकते हैं। क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम जो है आपका बना हो? तो खुद से आप कोई भी बना सकते हैं। कविता को ध्यान में पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य। अंधेर नगरी मतलब होता है जो राजा था वो मूर्ख था। आपने देखा ना कि आखिरी में वही फिर फांसी चढ़ा था, और प्रजा वहां पर बहुत दुखी रहती है, वो यहाँ पर हो जाएगा। सड़कें बाजार राजा का राज का राज, तो आपने देखा सड़कें वहां पर अंधेर नगरी में सड़कें चमकदार थीं। बाजार वहां पर अंधेर नगरी के बाजार सब में चीजें टके जो शेर है वो बिकती थी, और राजा का राजकाज तो था ही मूर्ख वाला। क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? ये आप कह सकते हैं। तो बिल्कुल, आपने देखा वहां राजा मूर्ख था, उसे यही नहीं पता था सही क्या है गलत है, किसे सजा देनी चाहिए, किसे शाबाशी देनी चाहिए। तो ये आपका सही है। कविता की बात कि जो आपका राजा था, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? तो क्यों खुश हुई थी? क्योंकि वो मूर्ख राजा था, परेशानी का कारण बना था। यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद ही क्यों नहीं हटाया? क्योंकि ये काम आसान नहीं होता है। इसके लिए किसी योग्य व्यक्ति के नेतृत्व में एकजुट होना पड़ता है, और वो मुश्किल काम होता है। इसलिए जो है वहां पर इस तरीके की घटना हुई। गुरु का कथन था, झूठ होता नहीं है। यहाँ से थोड़ा-सा कहानी का मेन सार समझिए। गुरु का कथन था, झूठ होता नहीं है। गुरुजी ने क्या बात कही थी? गुरुजी ने ये कहा था कि जो फांसी पर चढ़ेगा, जो राजा जो है, ये इस समय उसने कहा कि ऐसा अच्छा मुहूर्त है कि जो फांसी पर चढ़ेगा, वो राजा बन जाएगा। फांसी पर चढ़ने के लिए सबसे शुभ समय है। इस मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा, वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। उसके सिर पर पूरे संसार का छत्र होगा। अब दूसरा क्या है कि राजा ये बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही थी, क्या वो सच थी? तो आप कहेंगे जो उनके गुरुजी थे, बात तो सच नहीं थी। वो तो राजा मूर्ख था, इसलिए उन्होंने उसको सच मान लिया। गुरुजी ने ये बात कहकर सही किया या गलत किया? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही किया है, क्योंकि मूर्ख राजा था तो वो सही होना ही नहीं चाहिए था। तो बिल्कुल आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पर कैसे राजा जो है वो मूर्ख राजा जो है उसको ठिकाने लगाया गया। यहाँ पर थोड़े से और क्वेश्चन है, जिनमें शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं? ना जाने की अंधेर हो कौन क्षण नहीं होता है, क्षण होता है। कौन? क्षण में। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ना भग रही नहीं होता है, भाग रही होता है, भाग रही। इसी से गिरी यह ना मोटी घनी तरह लिखा है, गहरी थी आपका जो है हो जाएगा। यह गलती ना मेरी, ये गलती बिरानी, बिरानी नहीं होता है, पराई करके जो है आपका इसमें दिया गया है। और ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया तैसी, तो मुहूर्त नहीं होता, मुहूर्त होता है। ये इस तरीके से लिखा जाता है। बड़े ओ की मात्रा हा, हा में बड़े ओ की मात्रा, और नहीं, इसमें छोटे ओ की मात्रा, फिर हा में बड़े ओ की मात्रा, ता ऊपर। इस तरीके से मुहूर्त आपका सही होगा। अब कुछ और यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आंधी के कारण पेड़ से क्या हो गया? तो पेड़ से जो है आपके फल गिर रहे थे ना, तो फल कैसे गिरते हैं? पटापट फल गिरते हैं। पटापट वाला देखिए ये हो जाएगा। उसके बाद हंसा अपना सारा काम डैश कर लेती है, तो फटाफट जो है आपका दूसरे नंबर पे हो जाएगा। ये फटाफट वाला पहले नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद आज रहमान ने डैश कुर्ता पैजामा पहना है, तो झकाझक पहना है, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। उस भुक्खड़ ने डैश सारे लड्डू खा डाले, तो उस भुक्खड़ ने जल्दी जल्दी खाए ना, तो चटपट करके आपका हो जाएगा। सारे बर्तन धुलकर क्या हो गए? चकाचक हो गए, तो ये पांचवा चकाचक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सारे कर सकते हैं। चैप्टर में सारे क्वेश्चन समाप्त हुए। पढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है स्वामी की दादी। वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा। कोशिश हम कर रहे हैं कि इतनी चीजें अगर आप देख लें, कहीं से भी क्वेश्चन किसी भी लाइन से आपको फंसा ना सके। मेन चीज आपका क्या है कि आप जो भी सारी चीजें यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसको दिमाग में रख पाएं कि कहानी के कैरेक्टर, इसीलिए हम पूरा पूरा कहानी बता रहे हैं, शॉर्ट में नहीं बता रहे हैं, ताकि आपकी कहानी एग्जाम तक रहे। बस आपको रिवाइज कर लेना है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो अगला जो चैप्टर है स्वामी की दादी, ये आपका क्या है? ये आपकी एक कहानी है। क्या है? कहानी। अब देखिए,
अच्छा, एनसीईआरटी में क्लास 1-2 से भी देखने को मिला है। किसी ने कहा था कि उसमें जो पूछा गया था, चांद पर हलीम ने बड़े बड़े गड्ढे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे, ऐसे करके क्वेश्चन, तो क्लास 1 से भी देखने को मिला है। मतलब आपको केवल 5, 4, 3 तक ही नहीं, 3 और 2 के नीचे भी जाना, मतलब सेकंड और फर्स्ट को भी कवर कराना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आगे स्वामी की दादी करके। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की चंद बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेसे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग, सुपारी, ये सब स्वामीनाथन की दादी के सामान में देखने को आपको मिलता था। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रख के लौंग, इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित जो है वो महसूस कर रहा था। कौन? स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में जो है वो सर रख के था, और इलायची की गंध भरा वातावरण था, तो वो अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता से भर करके वो बोला कि ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी जो है वो सुनाई। तुम्हें पता है कि आप उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है, स्वामीनाथन ने ऐसा कहा। तो सच उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने कहा। तो उसके पिता जो है वो पुलिस अधीक्षक हैं, और यह वह जो है वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी जो है वो काफी प्रभावित हुई। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी जो है वो स्टार्ट कर दी कि जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, तो उनके दफ्तर में पुलिस वाले जो है वो कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डर करके खुंखार से खुखार डाकू भी जो है वो भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन जो है उनके दादाजी की बात हो रही है। अब स्वामीनाथन जो है वो अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, और दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई, और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को जो है वो बताती रही। ये दादी हैं, और ये जो है स्वामीनाथन है। और दादी जो कहानी सुना रही है वो अपने पति की, यानी कि इसके दादाजी की कहानी सुना रही है, जो कि एक पुलिस अफसर थे, उसको लेकर के। अब आगे बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा कि मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानते हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? राजम को लेकर के यहाँ पर कहा है। किसने कहा है? स्वामीनाथन ने। सारे नंबर मिलते होंगे ना? दादी ने ऐसा पूछा। अरे नहीं नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसके तरह नंबर लाने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षक जो है उनको भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वो वक्त लेते थे, मतलब इतनी स्पीड में देते थे। फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी-कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। मतलब अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग किया गया है। जब उन्हें एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था कि मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती थी। पता नहीं मैंने उसे कब उतारा। हाँ, तुम्हारी बुआ पैदा हुई, नहीं तुम्हारे बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। बात को बदलते हुए कहा, नहीं बुआ नहीं, तुम्हारे जो पिता हैं, याद आया जब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, नहीं तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। ये उनकी दादी कंफ्यूज हो रही है बुआ और उसके पिता के बीच में। तो उन्होंने बताया तुम्हारी बुआ जब पैदा हुई थी, तो पता है वह मेडल अब कहाँ है? समझिए, दादी जो है उनका लड़का और उनकी लड़की, दादी नहीं पिता की, समझिए, जो मेन पिता हैं उनका लड़का और उनकी लड़की, ठीक। और इधर जो है ये है आपकी दादी। स्ट्रक्चर को समझिएगा। दादी जो है अपने जो पिता है, अपने पति जो है उसकी बात कर रही है कि इनका जो लड़का है, मतलब क्या हुआ, उस पोते का ये जो है वो पिता होगा, ठीक। तो क्या पहले कहा उन्होंने पिता, फिर कह रहे नहीं नहीं नहीं, वो जो बुआ है, बुआ मतलब क्या है, इन्हीं पिता की बहन। अब आपको क्लियर आया होगा समझ। आगे बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हें बुआ ही पैदा हुई थी, पता है तब वो मेडल अब कहाँ है? मैंने तुम्हारी बुआ को दिया और उसे बेवकूफ ने उसे गलवा करके 4 चूड़ियां बनवा ली। ये बुआ को लेकर के लिखा है। और वह इतनी मामूली सी चूड़ियां हैं कि हमेशा कहती रही हूं कि हमारे परिवार में उसके जैसा कोई महामूर्ख नहीं हुआ। अब बस भी करो दीदी, दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
बच्चा यहाँ पर क्या है, बार बार बच्चा नहीं, वो स्वामीनाथन है। स्टार्टिंग में नाम हमने बताया था कि ये स्वामीनाथन की दादी हैं। राजम के बारे में कहानी के बोले में बोला कि हाँ, राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती, तो हाँ हाँ बोलो दादी। जब राजम जो है वो छोटा सा लड़का था, उसने शेर मारा था। सच में बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो ना, ऐसा उसने कहा। तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता जो है वो एक जंगल में डेरा डाले हुए जो है वो थे। राजम उन्हीं के साथ था, अपने पिता के साथ। अचानक क्या हुआ, दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया और दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम जो था वो एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहां से गोली चला करके उसने शेर को मार दिया। देखिए ये चीज यहाँ पर आप देख रहे हैं, राजम की बार बार बात हो रही थी तो राजम ने ये किया। और ये कहानी कौन सुना रहा है? ये कहानी वो स्वामीनाथन सुना रहा है, उनका लड़का पोता सुना रहा है। ये कहानी दादी नहीं सुना रही है। उसने यहाँ पूछा था ना राजम के बारे में, तुम नहीं सुनना चाहती हो दादी से? तो दादी ने कहा हाँ हाँ बोलो। तो कहता है दादी, अब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था, मतलब ये बच्चा सुना रहा है कहानी। और ये जो कहानी उसने सुनाई है, ये देखिए ये बच्चा है राजम, जो इस तरीके से बंदूक से शेर मार रहा है। और राजम उनके जो पिता थे वो यहाँ पर आपको कहानी में बताए गए हैं। आगे पूछता है, कहानी सुनाने के बाद दादी क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ, दादी ने ऐसे बोला। अच्छा बताओ कितने शेर आए थे? ऐसा पूछा उस बच्चे ने। स्वामीनाथन ने पूछा। तो दो शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने ऐसा जवाब दिया। स्वामीनाथन कहता है दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ, तुम नींद में हो क्या? उलूल जुलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, जाओ तुम। मैं जानता हूँ कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती हो ना, इसीलिए ऐसा है ना? नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ऐसा कहती हैं बड़े विश्वास से। राजम को तो देखा तक नहीं था उन्होंने, पर स्वामीनाथन खुश हो जाता है उनकी इस बात से कि प्यारा लड़का है। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह फिर से आ जाता है स्वामीनाथन के, कि दादी शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करता हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भर के कहा कि बेटा मैं सारी चीजों पर विश्वास करती हूँ। तो स्वामीनाथन को इससे खुशी तो हुई, लेकिन उसकी चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे उसे झूठा कहेगा। ये भी इसने कहा कि जो उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसके वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ मिल जाता है। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे जो है वो लेने लगा। किसकी कहानी? हरिश्चंद्र की कहानी दादी यहाँ सुनाने लगी थी और दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। तो ये कहानी जो है वो आर के नारायण की है, अनुवाद मस्त राम कपूर जी ने किया है और कहानी का नाम था स्वामी की दादी करके। क्या नाम था? स्वामी की दादी करके। ये जो है दादी है, ये जो है आपका स्वामी है, स्वामीनाथन पूरा नाम है। क्लियर? आपको दिमाग में बैठ गई होंगी चीजें। कहानी में क्वेश्चन तो आपको खुद ही समझ में आते हैं, मैंने पोयम में इसीलिए करा दिए थे। यहाँ पर जैसे है, राजम बहुत बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने बात उसे खुश करने के लिए कही? क्योंकि वो सुन नहीं रही थी कहानी ना। मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख कहा था, क्योंकि वो जो मेडल था कितना कीमती थे ना, उनके जो हस्बैंड थे उनको मिला था। पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव को लेकर के क्या कह सकते हैं, इस तरीके की चीजें आपको यहाँ देखने को मिली। इसके बाद इसमें कार्टून एक राम बाबू करके दिया गया है, जैसे गोलू नाम दिया गया इसमें कि गोलू देखो ये खिड़की का शीशा कितना गंदा हो गया है, बाहर बिल्कुल दिखाई नहीं देता। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम इसे साफ कर दो। अरे ये तो साफ ही नहीं हो रहा है, गोलू कह रहा है अधिक ताकत लगानी पड़ेगी। और ताकत लगाता है और ताकत लगाता है, शीशा ही फोड़ देता है। देखिए शीशा उसने फोड़ दिया। वाह गोलू, तुमने तो शीशा बिल्कुल ही चमका दिया। यहाँ पर देखिए उनको लग रहा है कि शीशा एकदम आर पार दिख रहा है ना, बाहर भी साफ दिखाई दे रहा है, तो इनको लग रहा है गोलू ने चमका दिया। और चमका नहीं, पूरी तरह साफ ही कर दिया गोलू, यहाँ पर दिखाया गया है। इसी प्रकार एक डब्बू जी का यहाँ पर दिखाई गई है कॉमिक्स टाइप की, कि मेरे पापा ने बर्फ के पहाड़ का एक ऐसा खरा चित्र बनाया है कि उसे देखकर लोगों के दांत ठंड से बजने लगेंगे। क्या बनाया? बर्फ के पहाड़ का एक ऐसा चित्र। और आगे कि यह तो कुछ भी नहीं, दूसरा जो है वो कहता है मेरे पापा ने एक आदमी का ऐसा खरा चित्र बनाया कि हमें हर दूसरे दिन उसकी दाढ़ी बनानी पड़ती है। आदमी का ऐसा चित्र बनाया कि मतलब एक दूसरे को चिढ़ाने को लेकर के बताया गया है। यहाँ पर राम बाबू गोलू करके एक और है कि गोलू बाजार से हरी सब्जी ले आओ, और ये भैया जा रहे हैं ठुमकते ठुमकते सब्जी लेने। लो बेटे पैसे लीजिए, ये पैसे दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए गाय जो है ये खा रही है, और ये देखता है इधर चौक जाता है, और ये यहाँ पर दिखाया अरे अरे हरी सब्जी क्यों नहीं लाए?
तो सब्जी इस गाय के पेट में है, ऐसे करके कह देता है वो। गाय खड़ी है, गाय कोई साथ नहीं वाला है, ये देखिए रस्सी पकड़ा है गाय की। आगे एक और है डब्बू जी की कि आज का खाना इतना लजीज है कि अगर एक लुकमा और खा लूंगा तो शायद मैं भाषण देने के काबिल नहीं रहूंगा। यहाँ पर कोई इन्हें एक लड्डू और दे दो, इस तरीके से इन्होंने कहा, ये पग इनको ताना देते हुए कहते हैं। तो इसमें ऐसे ही था, कुछ इसमें खास नहीं था। अब यहाँ पर जो अगला चैप्टर है वो है बाघ आया उस रात करके। ये जो है आपकी कविता है, आपको ये पता होना चाहिए कौन सी कविता है, कौन सा लेख है, इस तरीके से। तो वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ वही वही ही जो उसे झरने के पास रहता है, वहां अपन ने दिन के वक्त गए थे ना एक रोज, अपन करके लिखा है, बाघ उधर ही तो रहता है। बाबा उसके दो बच्चे भी हैं, बाघिन सारा दिन पहरा भी देती है। बाघ या तो सोता है या तो दूसरों से बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता क्या, ना कोई दफ्तर में ना कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में तो नहीं है, स्कूल में भी नहीं। 5 साल 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना, ऐसे करके। तो नागार्जुन की ये कविता है, कुछ ऐसा खास नहीं है, मेन आपको ये पता होना चाहिए कि ये पंक्तियां जो हैं बाघ से रिलेटेड हैं, बच्चों से उनके रिलेटेड हैं, बाघ आया उस रात करके। और जैसे क्वेश्चन यहाँ पर ना कि वो इधर से निकला उधर चला गया, ये बात कौन किसे बता रहा था, तो ये जो है वो छोटू बेटू छोटू को बता रहा था। कैरेक्टर देखिए इसमें आपकी पंक्तियों में बेटू छोटू करके, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। बेटू छोटू को बता रहा था कि ये बात कौन किसे बता रहा था, क्लियर हो गया। तुम्हें ये उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चला कि वो इधर से निकला उधर चला गया, ऐसे के लिए पंक्तियां आपसे दी जा सकती हैं कि उसमें स्कूल में भी नहीं, 5 साला बेटू ने, ऐसे करके है कि उसने आगाह किया था, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। बाकी तो क्वेश्चन ऐसे ही। चलिए अगले की बात करते हैं, एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां करके। ये जो है यहाँ पर आपसे लिखा है कि एक एशियाई शेर चिकित्सा की दुनिया का एक जीता जागता चमत्कार बन गया। बचने की कोई ना उम्मीद होने पर भी वो आज जिंदा है, पहले की तरह गरजता है। अक्टूबर 2004 को दिल्ली के चिड़ियाघर में जो है वो उसे लाया गया था, और चिड़ियाघर जो है उसके माहौल में अच्छी तरीके से जो है वो रम गया था। 15 मार्च को उसने रोज की तरह अपना खाना पूरा जो है वो नहीं खाया। चिड़ियाघर के डॉक्टरों ने इस बात पर ध्यान देते हुए उसे 3 दिन तक सुई लगाई, कोई फायदा नहीं हुआ, मुंह से लार भी बहने लगी थी और गिरती हालत उसकी देखने को मिली थी। यहाँ पर जो बताया गया ना इस शेर के बारे में, इसका नाम क्या है, घाघस नाम है, ध्यान रखिएगा। क्या नाम है, घाघस। बाकी 1 महीने बाद और इसकी स्थिति खराब हो गई घाघस की, और 70-80% तक खाना खाया, जो कि एक अच्छा संकेत था, मतलब कुछ दिन बाद फिर ठीक होने लगा। हालांकि हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था उसके, उसकी भाप से सिकाई की जाती थी, भोजन भी अच्छी तरीके से वो खाने लगा था। और बाद में गुजरात के जो वन्यजीव विशेषज्ञ ना, उन्होंने ये सोचकर सलाह देने का निर्णय लिया कि सिंह भारत में सिर्फ गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं, शायद वो ही कोई रहस्य जो है वो सुझा सकें। तो सिंह ने आगे ये बताया कि गुजरात के जो प्रमुख वन्यजीव संरक्षक थे ना, उन्होंने आणंद के डॉक्टर जो है, जिनका नाम है आरजी जानी करके, उनसे संपर्क करने का सुझाव किया। घाघस के इलाज की रिपोर्ट देखने के बाद होम्योपैथिक दवाई जो है उसकी सलाह दी गई। होम्योपैथिक इलाज शुरू होने के 2 माह के भीतर ही घाघस की हालत सुधरने लगी। अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा है। ये बात है 3 अगस्त की, यानी कि पूरे 6 माह जब वो तकलीफ में रहा। तो होम्योपैथिक दवा चला था, इस तरीके से याद रख सकते हैं। और इस चैप्टर में कुछ नहीं है, केवल घाघस नाम है, डॉक्टर का नाम जो आपने देखा था, जहां पर दिखाया था गुजरात के वन्यजीव संरक्षक करके, आनंद करके, आनंद के डॉक्टर थे जिनका नाम था आरसी जानी करके। वैसे इतने सारे कैरेक्टर हैं, याद करना पॉसिबल इतना है नहीं जब तक आप 1 से 2 बार देखेंगे नहीं चीजों को। आगे बात करते हैं हमारा बिसन की दिलेरी करके। ये जो है आपकी कहानी है। अब क्या है इसमें कहानी में, समझते हैं। सुबह का जो है वो समय था, और पहाड़ों के बीच से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन जो था, कितने साल का था, 10 साल का, घर से बाहर निकल आया। वो रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता था। कर्नल दत्ता की पत्नी जो थी, पढ़ाई में उसकी हेल्प करती थी। फॉर्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था।
बिशन पगडंडी से अभी जो सड़कें हैं तक जो है वो आ रही थी कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इसको सुनाई दी, बिशन को सुनाई दी। अब उसने इधर-उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। कुछ देर तक दूर चला, फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियाँ चलने की आवाज़ सुनाई दी बिशन को। अब गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी क्या हुई, गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल-गोल चक्कर काटने लगे। बिशन सहम कर क्या हुआ, पेड़ों की आड़ में छिप कर के खड़ा हो गया। बिशन जहाँ पर खड़ा था ना, वहाँ चुपचाप खड़ा रहा। वहाँ से सीढ़ी-नुमा खेत और फलों के बाग सीधे-सीधे साफ-साफ दिखाई दे रहे थे। अब खेतों में काम करते किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी, सुबह की हल्की धूप थी। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई, तभी एक और गोली चलने की आवाज़ आ गई। उसको कुछ समझ नहीं आया। फसल जब पक जाती है ना, तो गेहूँ के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आते हैं। गेहूँ के खेतों में दाना चुगने के लिए। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह-सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इस तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा कर ले गए थे और बाकी को वो वहीं छोड़कर चले गए थे। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर जो है वो मिले थे। अब बिशन ने सोचा, इतना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वो समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए वो पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे जो है वो चलने लगा। और चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए उसको लेकर वो सोच रहा था। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की जो बालियां हैं उसके बीच फंसा झटपटा रहा है। तो बिशन ने क्या किया, वहीं घुटनों के बल बैठ गया और जो तीतर था उसको निकालने लगा। जैसे यहाँ निकालते हुए आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर तीतर को नहीं निकाल रहा है, ये तीतर नीचे देखिए बैठा हुआ है। यहाँ पर जो है ये निकाल रहा है। अब लेकिन तीतर घबराया हुआ था। वो क्या हुआ, जो खेत में ऊंचे-ऊंचे उठे होते हैं ना घास टाइप के, वो उसी में जाकर के जो है वो अंदर चला गया। अब बिशन तो जानता था कि शिकारी इसको ढूंढ ही लेंगे और इसको मार देंगे। तो उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया। बिशन ने क्या किया, उससे सीने से चिपका लिया तीतर को, खेत से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। इतना तेज भागा मानो उसके पंख लग गए हों। ये बिशन है, ये तीतर है और ये जो है स्वेटर है। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में गेहूं, एक तरफ गेहूं के खेत थे कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में, दूसरी तरफ कटीली तार की बाढ़ थी। तो बिशन वैसे तो कटीले तारों की बाढ़ में से होकर के निकल सकता था, परंतु इस समय वह दानों दोनों हाथ जो है उसे तीतर को पकड़ हुए था। तो तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वो खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी ना उसे देख पाए। अब वह कुछ दूर तक तो गया, पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। बिशन नहीं रुका, वो चुपचाप चलता रहा। रुकता या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्ला के कहा। तब तक क्या हुआ, बिशन कटीली तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, आगे बढ़ने मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं रुका और भागता चला गया। तभी बिशन को जो है वो भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी। तेजी से उसके पास आते हुए उसको लग रहा था कि पीछे से कोई तेज आ रहा है। शिकारी गुस्से में जोर-जोर से चिल्लाया था, "मैं तुझे देख लूँगा, तू मेरा शिकार चुरा कर जो है वो नहीं ले जा सकता।" अब बिशन जो था, उसके लिए आगे निकल कर भागने का रास्ता नहीं था। अगर वो सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई देता, इसलिए उसने खेतों के छोटे जो रास्ते थे उससे जाना डिसाइड किया। अब खेतों से आगे के रास्ते में झाड़ियाँ थी कांटेदार। अब बिशन जो था उसी रास्ते पर घुटनों के बल जो है वो चलने लगा, ताकि कोई देख ना पाए। फिर बहुत संभल कर चलने पर उसके हाथ-पाँव पर काँटों की बहुत सी खरोंच आ गईं। अब खरोंच से खून भी निकलने लगा, उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वो जानता था कि कमीज फटने पर उसे माँ से डाँट खानी पड़ेगी। बिशन को इस बात का संतोष था कि वो अब तक तीतर की जान बचाने में सफल रहा है। अब झाड़ी से बाहर आकर के सोचने लगा कि कैसे जो है वो पहाड़ी के कोने से फिसल करके नीचे पहुँचा जाए, लेकिन उस कोने में जो घास बहुत ज़्यादा थी, ओस के कारण फिसलन भी बहुत ज़्यादा थी। तो बिशन थक कर वहीं एक किनारे पर जो है वो बैठ गया। पर जैसे वो बैठा ही था कि पाँव की आहट फिर से सुनाई दी कि कोई आ रहा है। जैसे ही आहट सुनी उसने, तो उठ करके दौड़ पड़ा। दौड़ते-दौड़ते वो आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से एकदम तर-बतर हो गए थे, फिर भी वो रुका नहीं। किसी तरीके से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े वो पहुँच गया। कर्नल दत्ता वही थे जो स्टार्टिंग में बताया था कि वो बच्चा जाता था उनके यहाँ। अब दरवाजे पर पहुँच गया, ताड़ के पेड़ के सहारा लिया उसने, फार्म हाउस के अंदर पहुँचा, तीतर को बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाया। फार्म हाउस में बहुत खामोशी थी, बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की आवाज़ आ रही थी। मुर्गियाँ अभी अपने दड़बे में थीं। गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का जो है अल्सेशियन कुत्ता वहाँ ज़ोर-ज़ोर से भौंकने लगा। अब किसी अजनबी को देखकर
वो ऐसे ही भौंकता है जैसे बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। वो कुत्ता जो है वो उस पर नहीं भौंका था। वो उसको ये समझ में आ गया कि भैया ये शिकारी आ रहे हैं, इस चक्कर में भौंक रहा है। बिशन को ये समझ में आ गया। उसने इधर-उधर देखा ताकि वो तीतर को कहीं छुपा दे जल्दी से। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था, उसमें एक टूटी टोकरी थी। वो ठीक है, उसने सोचा यहीं पर जो है वो छुपा दिया जाए। तीतर जो है वो घबराया था इसलिए वो चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा ऐसा ना हो कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए कि शिकारी वो वगैरह जो है वो गए कि नहीं। फिर उसने सोचा नहीं, शिकारियों के सामने नहीं, हमें आना चाहिए छत पर जाकर के। वो जाकर के बैठ गया। अब बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए आसान था नहीं, तो इसलिए शेड की ढलवा छत के चाह सहारे जो है वो ऊपर चढ़ जाता है। अब बिशन जो था वो लकड़ी के खंभों पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया। ऊपर की ओर खिसकते-खिसकते वो धीरे-धीरे छत पर पहुँचा। खपरैल की ढलावदार छत थी, अच्छा ढलान वाली, इसलिए वो चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि कोई उसको देख ना ले। लेकिन वो स्वयं सब कुछ देख सकता था। उसने देखा कि 2 शिकारी जो है भैया वहीं चले आ रहे हैं। उसने देखकर कर्नल साहब का कुत्ता भौंकने लगा। कर्नल ने कुत्ते को डाँटा, "चुप रहो!" पर वो माना नहीं। पिछले दोनों पाँव पर खड़े वो उछल-उछल कर भौंक रहा था। दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज़ में पूछा, "कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो?" साहब ने कहा, "हम शिकारी हैं, एक शिकार के लिए आते हैं।" "अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थी सुबह से?" "जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। लोग बताने नहीं लगते हैं कि फूफा हमारे बदमाश हैं, वही वाला।" "तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो?" कर्नल ने मजाक में उड़ाते हुए कहा। "हाँ, जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं। कभी-कभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ जा छिपा है, उसी को ढूंढ रहे हैं।" "अच्छा, तो तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका करते क्या हो?" कर्नल साहब ने पूछा। "सीधी सी बात है साहब, खाते हैं।" "क्या कहा?" "खाते हैं।" दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुककर बोला, "अब तो उस लड़के को ढूंढवा लीजिए साहब, वो इधर ही कहीं छुप गया है।" कर्नल ने कहा कि उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कर्नल ने गुस्से से कहा, "कैसे हो तुम लोग? हर साल इधर आकर के इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके तड़प-तड़प के लिए छोड़ देते हो। जब फसल कटती है तब ढेर वो मरे हुए तीतर मिलते हैं।" कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरीके से उन्हें डांट देंगे, तो कर्नल दत्ता ने इतना ही कहकर नहीं छोड़ा। आगे बोले, "पक्षियों को मारना उससे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ देने में कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वितर नहीं है। जब जाते अब जाते क्यों नहीं हो, खड़े क्यों हो?" तो बिशन चिमनी के पीछे से देख सब रहा था, सुन रहा था। बिशन वही बच्चा है। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले चले गए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से हवाई दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से सेट पर उतर नीचे आया, कूद पड़ा, तीतर को उठा लिया। घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, "बहूजी, बहूजी, जल्दी आइए, ये बहुत जख्मी है, इसको देख लीजिए।" बिशन की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर जा गए। "अच्छा, तो तीतर चुराने वाला लड़का तू है? क्या करता बाबूजी, बहुत चोट लगी थी। अगर मैं ना लाता तो मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा?" "इसे पालकर बाबूजी," बिशन ने कहा। "पालूंगा।" कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसकी एक पंख टूटा हुआ था, शायद ही वह उड़ सके। उन्होंने कहा, "जाओ दवाइयों का बक्सा ले आओ।" बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाइयां लगा दी, फिर टेप लगा दिया ताकि ज्यादा हिले डुले ना। और बिशन से कहा, "बिशन, अगर तुम इस गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा।" तो ये सब चीजें आपको याद रखनी कि गेंदे के पत्ते का रस भी पिलाया जाता है। आगे अगर देखेंगे, तब तक बहू जी कटोरी में दलिया ले आई। इन्होंने कहा, "भैया, तीतर को दलिया बहुत पसंद है, यही खिलाओ। अब बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा तब तो यह।" कर्नल ने कहा हंसते हुए। तो अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है?" बहूजी ने पूछा। बिशन ने कहा, अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाली, "क्वाक क्वाक क्वाक।" कर्नल दत्ता बहुत तेज हंसने लगे। बहूजी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग गया। प्रतिभा नाथ जी की जो है ये कहानी टाइप की है। ये देखिए तीतर, ये है वो बच्चा, ये है बहू, ये साइड में आपको कर्नल जी देखने को मिल रहे हैं, मूछे दाढ़ी वाले। तो ये है प्रतिभा नाथ। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। रात भर बिलखते चिंगाड़ते रहे करके उड़ीसा राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का झुंड रहता था। इस झुंड में कुछ धुई भी थे, जिन हथनियों के साथ दुधमुहे बच्चे जो है ही उन्हें धुई कहते हैं। तो धुई क्या है? हाथियों के दुधमुहे दूध पीने वाले बच्चों को कहते हैं। दांव लगे तो हाथी के छोटे बच्चे को शेर मार लेता है
और झुंड के बड़े दंतैल और बड़े हाथियां बच्चों की रक्षा का काम करती हैं। सर्दियों में जब घास कम हो जाती है ना, तो हाथियों के झुंड बड़े जो जंगल हैं, झुंड को जंगल के खंड में काफी खाना नहीं मिलता है, तो वे छोटी टोलियों में बंटकर अलग अलग वन खंडों में चरने जाते हैं। 1988 की बात की गई कि दिसंबर महीने का पहला सप्ताह गुजर रहा था। उन दिनों सिमलीपाल जंगली जो है जंगल है, उनके हाथी दो टोलियों में बंट करके बाराक मारा तिनादिया सड़क के साथ चौड़े में चर रहे थे। एक दुई 2 साल का बच्चा था, झुंड में सबसे छोटा यही था। वह माँ का दूध जो है वो चूंगता था करके लिखा है। इस बच्चे ने जो जंगल है उसकी घास पत्ती को मुंह लगाना शुरू कर दिया था। झाड़ियां पेड़ों और पगडंडियों को जो है वो पहचानने की उसके अंदर चीजें आ गई थी। जब वो रात को वापस लौटा तो इलाके का शेर वहीं सो रहा था। वो बच्चे पर झपट पड़ा, बच्चा चिंघाड़ने लगा। सभी हाथी उसको बचाने आ गए और उसे छोड़ करके नाले में वो चला गया। अब शेर का हमला इतना जोरदार होता है कि कुछ ही क्षणों में उसने बच्चे को बुरी तरीके से जख्मी जख्मी कर दिया था। वो हाथी के बच्चे को, हाथी का बच्चा कौन, जो नाम हमने बताया था धुई करके। सबसे बड़ा घाव जो है वो सिर पर था। सयाने हाथी उसे ऊपरी बारक बारा कमारा में रेंजर ऑफिस के सामने ले गए। जंगल के जानवरों की देखभाल और रक्षा करना रेंज ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। उसके दफ्तर के सामने पहुंचकर हाथी मानो अपने को सुरक्षित अनुभव जो है वो कर रहे थे। कुछ देर बाद आधे हाथी चरने चले गए, बाकी हाथी जख्मी बच्चे की निगरानी में वहीं डटे रहे। उसकी जो माँ थी वो सूंड में घास का पूला उठाकर चंवर डुलाती रही, जिससे घाव पर पूरी मक्खियां ना बैठ पाए। आंखों से आंसू बह रहे थे, बच्चा इतना जख्मी था दूध भी नहीं चूंग सकता था। और जो इनके घाव होते हैं ना वो प्रकृति खुद ठीक कर देती है, और अगले दिन वो मर जाता है बच्चा। मरने की जो खबर है जैसे मिलती है तो हाथी जो है वो लौट आए रेंजर ऑफिस के सामने। सभी शोक सभा में शामिल हुए। ये जो है आपकी रामेश बेदी, इनकी जो है ये कहानी है। इसमें ये भी लिखा है कि उस घेर करके खड़े रहते हैं, आंसू बहाते हैं, चिंघाड़ते हैं, रोते भी लगते हैं। अगला चैप्टर है आपका पानी रे पानी। पानी रे पानी जो है ये आपका लेक है। इसमें बताया गया है कहाँ से पानी आता है। जल चक्र की बात की गई है कि नदी जो होती है वो अपने चारों तरफ का पानी समुद्र में मिलती जाती है, और समुद्र में उठी भाप बादल बादल बनकर पानी में वापस से बदलती है। चक्र जल चक्र कैसे कंप्लीट होता है उसको लेकर के। बाकी आगे लिखा है कि पानी को लेकर कहीं बहस भी हो जाती तू तू मैं, जहाँ पानी नहीं आता है, और रोज रोज के झगड़े से बचने के लिए मोटर लगवा लेते हैं लोग घर में। भी बताया गया है कि पानी बिकने लगा है शहरों में, और बरसात के पानी में पानी ही पानी आपको हर जगह देखने को मिलता है, चाहे वो सड़क हो, घर हो, रेल की पटरियां हो। कई जगह तो बाढ़ आ जाती है। ये सबको लिए बराबर है, ना गांव ना बड़े शहर। ये बताया गया है कि दोनों एक दूसरे के सिक्के पहलू, यानी पानी का बेहद ज्यादा हो जाना और पानी का बेहद कम हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ पर पानी को बचाने को लेकर बताया गया कि जैसे हमें कोई सिक्का देता है तो हम गुल्लक में उसे झट से डाल देते हैं। इसी तरीके से जो धरती है वो हमारी बड़ी गुल्लक है। इसमें भी मिट्टी की बनी जो विशाल गुल्लक है, उसमें प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है, और रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हम बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। मतलब पानी को तालाब में, झील में, इन सब में आप बचा सकते हैं। यहाँ पर साइड में पानी की औसत मांग बताई गई है, लगभग 3 गुना बढ़ गई है। बाकी यहाँ पर पानी बताया गया है कि जैसे रिस रिस कर जमीन में छन कर इन सभी भूमि में जाकर के मिल जाता है ना, उसी को लेकर के। बाकी नीचे बताया गया कि गर्मियों के नल सूख जाते हैं, जल चक्र से हमें ठीक ठीक कर सकते हैं। अनुपम मिश्र करके जो है इनकी ये पंक्तियां हैं। अगला चैप्टर है आपका नदी का सफर। किसी भी नदी की शुरुआत ऊंचे स्थान या पहाड़ों से होती है। नदी में पानी झरने, झील से, बारिश से, या फिर हिम के पिघलने से जो है आता है पानी। जहाँ से नदी की शुरुआत होती है उस जगह को नदी का उद्गम स्थल कहते हैं। कई धाराएं आकर नदी में मिलती हैं। पहाड़ी क्षेत्र में ढाल अधिक होने के कारण नदी का बहाव तेज होता है, जिससे नदी गहरी घाटी वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। कई सारी छोटी नदियां मुख्य नदी में मिलती हैं और इससे बड़ी नदी बनती है। छोटी सहायक नदियों को मुख्य नदी की सहायक नदियां कहते हैं। मछुआरे और सैलानी नदी के किनारे मछलियां पकड़ते हैं। नदी पत्थर चट्टानों से टकराकर तेजी से बहती है। नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो जलप्रपात बनाती है। ये सारी चीजें आसान सी हैं। पानी यहाँ से ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। नदी की शुरुआत एक पतली धारा के रूप में होती है, आगे चलकर यही धारा गहरी और चौड़ी हो जाती है और एक नदी का रूप ले लेती है। नदी का सफर दिखाया गया है। वह स्थान जहां नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा, याद रखने वाली चीज है। नदी जहां पर समुद्र में मिल रही है वो नदी का मुहाना है। नदी अपने
साथ खूब सारी रेत और मिट्टी लाती है। नदी समुद्र में मिलने से पहले अपनी रेत और मिट्टी समुद्र के किनारों पर छोड़ देती है। जब कम ढाल होने के कारण बहाव बहुत ही कम होता है तो नदी घुमावदार रास्ते बनाती है। इस चीज को याद रखिएगा कि जब आपका जो ढाल होता है वो ज्यादा नहीं है अगर, तो उसको स्पीड नहीं मिल पाएगी, तो ऐसे में घुमावदार जो है वो नदी का रास्ता होता है। इस घुमावदार रास्ते को हम नदी का विसर्प या मियंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी का विसर्प या मियंडर। नदी यहाँ गहरी और चौड़ी होती है, ये भी बताया गया है। इस तरीके से जो घुमावदार होता है ना, तो यहाँ जो घुमाव वाला हिस्सा होता है, जैसे एस लिखते हैं, तो जो घुमाव वाला हिस्सा होता है वहां पर गहरी और चौड़ी होती है। इतना हमारा चैप्टर था। अगला चैप्टर है छोटी सी हमारी नदी। अभी हमारे जो चैप्टर हैं वो 4 रह गए, जिसमें 2 कविताएं, 2 कहानियां हैं। तो ये हमारी कविता है, छोटी सी हमारी नदी। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। गर्मियों में क्या है, छोटी सी नदी जो है टेढ़ी में, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार, पार कर जाते ढोर बगर बैलगाड़ी चालू। किनारे जो हैं इसके देखेंगे तो ऊंचे हैं किनारे इसके, पाट किसका ढालू, पेट में झकाझक बालू कीचड़ का नाम, और कांस फूल एक पार उजले जैसे घाम। दिन भर किचपिच करती मैना, डार डार रातों को हुआ हुआ करते उठे सियार। मतलब नदियां ऊपर नीचे होती ना, वही लिखा है, कुछ ऐसा खास नहीं है। और ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये आपका रविंद्रनाथ ठाकुर की हैं। इसमें जैसे बताएगा, शॉर्ट में बता दूं तो कीचड़, बरसात के दौरान नदी में थोड़ा बहुत कीचड़ हो जाता है। किनारे जो होते हैं वो इस नदी के किनारों पर नारियल के पेड़ हैं। जैसे यहाँ लिखा है ना कि कविता में इन बातों के आधार पर अपनी नदी के बारे में बताना। जैसे धार को लेकर यहाँ लिखा है कि धार जो है वो बहुत तेज है। बालू को लेकर के लिखा है कि नदी के तल में सफेद बालू है। पाठ मैंने आपको बता ही दिया था। कीचड़ को लेकर के लिखा है कि इसके जो कीचड़, बरसात के दौरान इस नदी में थोड़ा बहुत कीचड़ हो जाता है। किनारों को लेकर के लिखा है, नदी के किनारों पर नारियल के पेड़ हैं। बरसात में नदी लिखा है कि बरसात के दिन दौरान नदी में पानी भर जाता है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं बस। और इसमें यहाँ पर एक कुछ और क्वेश्चन है कि ये किसकी तरह लगते हैं? जैसे नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार, ये जो है वो सांप की तरीके से जो है वो लगते हैं। किचपिच किचपिच करती मैना, ये क्या है? ये है आपका नैना से जोड़ करके इसको बताया गया। उछल कूद के नदी में नहाते कच्चे बच्चे, ऐसा लगता है कि बहुत सारी मछलियां एक साथ उछल कूद मचा रही ना, तो मछलियां जैसे उछल कूद मचाती हैं उसी से जोड़कर। अगला चैप्टर है जोड़ा सांको वाला घर। जोड़ा सांको वाला जो घर आप देख रहे हैं, इसमें बताया गया है उत्तरी कलकत्ता की एक छोटी सी अंधी गली में अजीब सा मकान है। उसमें बहुत सी चक्करदार सीढ़ियां हैं जो दरवाजे वाले अनजाने कमरों तक जाती हैं। इनमें ऊंची ऊंची जमीन पर अलग अलग छज्जे और चबूतरे हैं। विशेषता बताई गई है, सामने के कमरे और बरामदे बड़े बड़े और खूबसूरत हैं। उनका फर्श संगमरमर का है। लंबी खिड़कियों में रंगीन कांच लगे हुए हैं। अहाते में कुछ और बड़े बड़े मकान हैं। घास का मैदान है। बजरी का जो है वो रास्ता है और फूलों वाली झाड़ियां हैं। पूरी जगह को ऊंची चारदीवारी ने घेर रखा है। 2 बहुत बड़े फाटक हैं, अंधी गली में खुलते हैं। ये इसी की विशेषता बताई गई है। कलकत्ता के लोग इसे टैगोर भवन कहते हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। और ये बना कब था? अब से लगभग 200 बरस पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में ये बना था। छोटी सी गली, नन्हा सा शिविर मंदिर भी पुराना है यहाँ पर। आगे इसमें टैगोर परिवार जो है तभी से इसमें रहता है। बीच बीच में वो लोग इधर उधर भी जो है वो बढ़ोतरी भी करते जाते हैं। और आज से 100 बरस पहले बरसाती मौसम के तीसरे पहर की बात की गई है कि एक खूबसूरत लड़का खिड़की से झुककर बेचैनी के साथ पानी से भरी गली की ओर देख रहा था। और उसने मामूली सूती कपड़े और चप्पल पहनी थी, स्लीपर। उसके केस कुछ ज्यादा ही लंबे थे और लोगों का कहना था कि वो लड़का जैसा दिखता है। एक बार उसके स्कूल के साथी ने यह अफवाह फैला दी थी कि वो सचमुच एक लड़की ही है जो लड़कों जैसे कपड़े पहनता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है। इस बात को साबित करने के लिए उसके साथियों ने उसे चाय पीने के लिए बुलाया भी था। कुछ लोगों ने उसे एक ऊंचे बेंच पर से कूदने को मजबूर किया क्योंकि उसका ख्याल था कि लड़कियां नीचे उतरते समय पहले बाएं पैर उठाती हैं। वो कूद तो गया लेकिन बहुत दिनों बाद तक उसे उस चाय पार्टी के बारे में कोई संदेह नहीं हुआ। लड़के का नाम रविंद्रनाथ या संक्षेप में रवि था। ये ऊपर विशेषताएं बताई गई हैं जो उसका चित्र आप देख सकते हैं। बाकी बदलता मौसम, एक तीसरे पहर 8 साल का रवि अपने मास्टर के आने की राह देख रहा था। मन ही मन वो चाह रहा था कि पानी भरी सड़कों के कारण मास्टर जी ना आ पाए, लेकिन अफसोस ये था कि वक्त की पूरी पाबंदी के साथ उसकी तमाम उम्मीदें जो है मिट्टी में मिल गईं। सड़क के मोड़ पर पैबंद लगा कि एक काला छाता दिख पड़ा और वो आपके थे कौन? मास्टर जी।
और उसको आ रही थी नींद, पर जब मास्टर जी आ गए तो उसकी नींद गायब हो गई। आगे उस जमाने में बिजली की बत्तियां नहीं थी, वहां तक कि गैस की रोशनी को भी ज्यादा चलन नहीं था। पानी के नल का भी कोई पता नहीं था। अता पता नीचे के एक अंधेरे कमरे में, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी, मिट्टी के घड़ों में भरकर साल भर के लिए पीने का पानी इकट्ठा जो है वो किया जाता था। रवि जो है जब कभी उस कमरे में झांकता था, उसका बदन सिहर उठता था, लेकिन घर वालों को नदी का भरपूर पानी मिल जाता था, क्योंकि सीधे गंगा से नहर खोदकर पिछवाड़े के बगीचे और अहाते में लाई गई थी। जब बाढ़ का पानी चढ़ जाता था तो रवि बड़े अचरज और बड़ी खुशी से कल कल छल कल करती नदी के पानी को देखा करता था, सूरज की किरणों की रोशनी में देखा करता था। और बाकी उनके चाचा ने उसमें सुनहरी मछलियां पाल रखी थी। छोटी मछलियों के साथ रवि का दिल भी उछल पड़ता था। ये भी लिखा हुआ है कि रवि जब बड़ा हुआ उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा शांति निकेतन में ही बिताया है। शांति निकेतन में उसने अपने निज का स्कूल बनाया और जगत प्रसिद्ध शांति निकेतन विश्वविद्यालय के रूप में था। लीला मजूमदार की जो है ये पंक्तियां हैं। शांति निकेतन क्वेश्चन ज्यादा इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट था वही देखा है। तो क्या नाम था? जो जोड़ा सांको वाला घर, ये चैप्टर का नाम था। क्या था? जोड़ा सांको वाला घर। और ये जोड़ा सांको वाला घर किसका है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं उनके संदर्भ में है। अगला चैप्टर है सेकंड लास्ट, यात्रा वर्णन चुनौती हिमालय की इसमें बताई गई है। यात्रा वर्णन। अब इसमें क्या है भैया? जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मतायन पहुंचे। वहां के नवयुवक कुली ने बताया, साहब सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। जोजिला पास से जब चलकर आगे गुजरे तब। लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है। किशन ने कुली को बात काटी, बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है। कितनी दूर है? जवाहरलाल ने पूछा। तो 8 मील साहब। साहब होता है शाब शाब बोलते हैं ना। कुली ने जल्दी से उत्तर दिया, और बस अब तो जरूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्न पूछक दृष्टि डाली। प्रश्न सूचक और दोनों कश्मीर घूमने निकले थे। जो जिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चल दिए। अमरनाथ जाने से में क्या आपत्ति हो सकती? फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में थोड़ा सा सोच करके, सुन करके सफर के लिए और ज्यादा उत्सुक हो गया। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? जवाहरलाल ने जानना चाहा, परंतु किशन बोला, साहब मैं चलूंगा। भेड़ों चराने मेरी बेटी में चली जाएगी, भेड़ चलाने। अगले दिन ये लोग सुबह निकल जाते हैं जाने के लिए। यहाँ पर लिखा भी है, रात्रि की कालिमा पर प्रातः की लालिमा फैल गई। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका था। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टान सुबह पहाड़ की पहली किरण का स्पर्श पाकर ताज की भांति ये चमक उठे। दूर दूर से ग्लेशियर ऐसे लग रहे थे मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हों। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। जवाहर ने हथेलियां आपस में रगड़कर गर्म की, और जो हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला है उसको चुनौती दे रही थी। कमर में रस्सी लपेटकर ये आगे बढ़ रहे थे। भाई किशन और कुली, 3 लोग गए थे ना, ये सभी भी इस रस्सी के साथ जुड़े हुए थे। किशन जो था वो गडेरिया अब गाइड बन गया था। बस 8 मील का ही तो पार करना है, जो उसमें आकर जवाहरलाल जो जवाहर थे, जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे। नेहरू वाले नहीं, जवाहरलाल केवल लिखा है। यूं 8 मील की दूरी कोई बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन इस पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दूभर हो गया। रास्ते में एकदम सन्नाटा था। दूर दूर तक हरियाली नहीं थी, पर अगर कहीं भी एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिलती थी। पथरानी पथरीली चट्टाने और सफेद बर्फ, यही केवल दूर दूर तक दिख रहा था। जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ते गए, सांस की दिक्कत होने लगी। नाक कुली की नाक से खून बहने लगा। उसका इलाज किया गया। कनपट्टी की नसों में तनाव महसूस होने लगा, जैसे लग रहा था दिमाग में खून चढ़ रहा है। फिर जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। वो कहे, नहीं हम चढ़ के ही रहेंगे। थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी। फिसलन और ज्यादा बढ़ गई। चलना भी और ज्यादा कठिन हो गया। पर सामने एक बर्फीला मैदान दिखा। चारों ओर हिम शिखर से घिरा हुआ मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। जैसे ये देख रहे हैं, ये चारों यहाँ से चढ़ रहे हैं, तो ये आपका मुकुट के समान लग रहा था। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे, ऐसा यहाँ अंदाजा लगाया गया है। अमरनाथ से भी ऊपर। अब अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक अता पता नहीं था। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में ढीलापन जो है वो बिल्कुल नहीं था। बदन में सुस्ती बिल्कुल नहीं थी। आगे जो है वो कहता है, साहब लौट चलिए, वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा। कुली ने ऐसा कहा। लेकिन अमरनाथ तो पहुंचे नहीं है, जवाहरलाल ने कहा। तो फिर तो वो तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोल पड़ा। तो चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली जाए, फिर चलेंगे वापस। प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं, अरे आधा मील का मैदान ही तो बाकी है। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था।
आपके उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता है। जवाहरलाल जो था वो फुर्ती से बढ़ते जा रहा था। दूर से मैदान जितने सपाट दिख रहे थे, असलियत में उतने ही उबड़-खाबड़ जो है वो थे। ताजी बर्फ ने ऊंची-नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। गहरी खाइयां थीं, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे, गजब की फिसलन थी। कभी पैर फिसलता, कभी बर्फ में पैर धंसता धंसता जाता था और चढ़ाई भी मुश्किल थी। तभी जवाहरलाल ने देखा कि सामने गहरी खाई मुंह फाड़े निकालने के लिए तैयार थी। अचानक उनका पैर फिसला, लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वो खाई में गिर पड़े। कौन गिर पड़ा? जवाहरलाल। जवाहरलाल गिर पड़ा। साहब गिर गए, किशन चीखा। जवाहर भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। उफ, ये कैसा झटका लगा। दोनों तरफ चट्टान ही चट्टान, नीचे गहरी खाई। दोनों तरफ चट्टान ही चट्टान, गहरी नीचे खाई। जवाहरलाल कसकर रस्सी पकड़े थे तो वही उनका एकमात्र सहारा था। तो एकदम गिरे नहीं और रस्सी से लटके रहे। और नीचे से जो है वो जवाहर देख रहा था ऊपर अपने भाई और किशन के धुंधले चेहरे। तो खाई में जो है वो झींकते हुए दिखाई दे रहे थे, झांकते हुए दिखाई दे रहे थे ऊपर से। वो खींच रहे थे ऊपर, रस्सी कस के ऊपर पकड़े रहना भाई ने हिदायत दी। जवाहर लाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। भाई मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, वो चिल्लाए। भाई की दीवारों से उनकी आवाज टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। हल्की सी पेंग बढ़ा जवाहरलाल ने खाई की जो दीवार है उससे उभरी जो चट्टान है उसको मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई। घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज सुनाई दे रही थी। और ऐसे जो है रस्सी पकड़कर एक एक कदम ऊपर बढ़ने लगे और हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता था तो वो मन ही मन कांप जाते थे, लेकिन मजबूती से रस्सी पकड़े होते। रस्सी से हथेलियां भी जैसे कटने लगी थी पर जवाहर ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कुली और किशन उन्हें खींचकर बार 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 ऊपर चढ़ाने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंच गए। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई कितना गहरी थी। कोई गिर जाए तो उसका पता भी ना चले। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। साहब क्या चोट तो नहीं आई? कुली ने बाद में पूछा। तो गर्दन हिला कपड़े झाड़ जवाहर ने कहा कि चलें, फिर चलने को तैयार हो गए। थोड़ा सा झटका जरूर लगा है इस हादसे से पर जोश ठंडा नहीं हुआ है। वो अब भी आगे जाना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत ज्यादा थी। खाइयां पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था। निराश होकर जो जवाहरलाल है उनको अमरनाथ तक का सफर अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा नहीं हो सका पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल जो है उनको आकर्षित करती रहीं। तो सुरेखा पड़ंदी कर करके जो है इनका नाम, इनकी ये पंक्तियां पंक्तियां क्या कहानी टाइप की कह सकते हैं या यात्रा वर्णन था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो कहिए। लास्ट है इस वीडियो का चैप्टर, इसमें भारतीय राजनीतिक का ऐसे नक्शा करके दे रखा है। बाकी लद्दाख कहाँ है, जम्मू कश्मीर राज्य में, ऐसे करके इसमें नक्शे में ढूंढना हो उसको लेकर बताया गया। ये आपका आखिरी चैप्टर है और क्या है, एक वर्णन ऐसा भी। अच्छा ये आखिरी नहीं है, ये तो इसी के बारे में बताया गया। जवाहरलाल नेहरू की पहाड़ी यात्रा के बारे में जो पढ़ा, कहाँ से लिया गया है वो बताया गया है। ये प्रसिद्ध कहानीकार निर्मल वर्मा की किताब चीड़ों पर चांदनी से लिया गया है। कि यह क्या, यह इसे पढ़ो, नीचे लिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। लिखा है कि क्या यह शिमला है हमारा अपना घर, या भूल से हम कहीं और चले आए हैं? हम नहीं जानते। पिछली रात जब हम बेखबर सो रहे थे, बर्फ चुपचाप गिर रही थी। खिड़की के सामने पुराना देवदार का वृक्ष था और बर्फ चिपक गई थी और सांता क्लॉज हो गए थे। इसी तरीके से लिखी हुई कुछ है। और नीचे आपको यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन दिए गए हैं कि ऊपर दिए गए पहाड़ के वर्णन और पाठ के दिए गए वर्णन में क्या अंतर है। कई बार निर्जीव चीजों के लिए मनुष्य से जुड़ी क्रियाएं विशेषण आदि का इस्तेमाल होता है। जैसे पाठ में आए दो उदाहरण, उदास फीके, बर्फ से ढके चट्टान, पहाड़, इस तरीके से ये तो समझ जाएंगे। लास्ट चैप्टर ये है हमारा कि हम क्या उगाते हैं। ये हमारा पूरे इस 5th क्लास का आखिरी चैप्टर है। इसमें देखें क्या है, तो इसमें आपसे इस तरीके से पोयम टाइप की दे रखी है कि हम क्या उगाते हैं जब पेड़ लगाते हैं। हम पानी का जहाज उगाते हैं जो समुद्र पार करेगा। हम मस्तूल उगाते हैं जिस पर पाल बंधेगी। हम वे फट्टे उगाते हैं जो हवा के थपेड़ों का सामना करेंगे। जहाज का तला सहतीर कोहनी, हम पानी का जहाज उगाते हैं जब पेड़ उगाते हैं। हम क्या उगाते हैं जब पेड़ लगाते हैं। हम बल्लियां, पट्टियां और फर्श उगाते हैं। हम खिड़की, रोशनदान और दरवाजे उगाते हैं। हम छत के लट्टे, सहतीर और तमाम हिस्से उगाते हैं। हम घर उगाते हैं, हम पेड़ लगाते हैं। हम क्या उगाते हैं, हम पेड़ लगाते हैं। हम हजारों चीजें जो हमें हर दिन देखते हैं। गुंबद से ऊपर आने वाले शिखर उगाते हैं। हम अपने देश का झंडा फहराने वाला स्तंभ उगाते हैं।
सूरज की गर्मी से छाया मानो मुफ्त ही उगाते हैं, ये सब उगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, मतलब पेड़ से जो-जो चीज़ें मिलती हैं ना, उसी को लेकर बताया गया है। हेनरी अबेकर के अनुवाद कबीर बाजपेयी ने किया है और ये हमारी पोएम भी समाप्त हो गई। लास्ट में पूरी एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं ना मेन-मेन शब्द उनके अंदर क्या-क्या अर्थ होते हैं, तो उससे कोई आपका लेना-देना नहीं है। तो वीडियो पूरा हो गया हमारा समाप्त। इस पहला वीडियो अगर नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 10 चैप्टर आपके विद पोएम अलग-अलग वो उसमें कराए थे, बाकी इसमें करा दिए। हमने अलग इसीलिए कराया था, ताकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो जाए और कम से कम आप 2 वीडियो में पूरा क्लास 5 कवर कर लें। अगला जो हमारा टारगेट होगा वो क्लास 4 होगा। मेन चीज़ ये है, अगर एक बार आप कहानी पढ़े होंगे, सुने होंगे कि क्या कहानी में सारी चीज़ें थी, तो 4 ऑप्शन में टिक कर ले जाएँगे। इस लिए कहानी पूरी आपके दिमाग में एक बार भी सुनी होना ज़रूरी है। तो वीडियो पसंद आया हो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।